नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और मौजूदा हालत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने इस बैठक में कहा कि देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए सरकार को ठोस रणनीति अपनानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सिस्टम नहीं, मोदी सरकार फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसाधनों और शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं किया। मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश को एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व मिला है जिसकी जनता से कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कई बीजेपी शासित राज्य सरकारें लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सच्चाई लिखने से लोगों को रोका जा रहा है। एक दूसरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर पहुंच गया है। कांग्रेस की इस पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोई कोरोना टीकाकरण नीति नहीं है। सरकार ने उसी समय इस महामारी पर विजय पाने का ऐलान कर दिया था जब यह वायरस फैल रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि इस वायरस एवं इसके विभिन्न स्वरूपों यानी वेरिएंट्स के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए। सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाए और सभी लोगों को तेजी से टीका लगाया जाए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कमज़ोर तबके के लोगों को वित्तीय मदद और आर्थिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन के कारण गरीबों को उस पीड़ा को न झेलना पड़े जो उन्हें पिछले साल के लॉकडाउन के समय झेलनी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अपने कर्मचारियों को कई राहतें देने का ऐलान किया है। उसने गुरुवार को एक नया मेमोरेंडम जारी कर दिया जिसमें कर्मचारियों को उपस्थिति के नियमों में कई छूट दी गई हैं। अब पहले से ज़्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का विकल्प दिया गया है। गर्भवती महिला कर्मचारियों और विकलांग कर्मचारियों को अटेंडेंस से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को भी पूरी तरह से छूट है। केंद्र सरकार का नया आदेश 31 मई तक लागू रहेगा। ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी होने और अस्पतालों में बिस्तर न मिलने से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने गायों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मो स्कैनर लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक गायों के संरक्षण के लिए राज्य के सभी जिलों में 700 हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। इसके अलावा 51 ऑक्सीमीटर और 341 थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पांच राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी और अब बढ़ती ही जा रही हैं। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर के भी पार चला गया। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुरा में 102 रुपये से 14 पैसे कम रहा, जबकि महाराष्ट्र के परभनी में ये 99 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। इस साल ये दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल गया। इससे पहले फरवरी मध्य में पेट्रोल का दाम इस आंकड़े से ऊपर निकला था। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्र से कहा गया है कि वह कर्नाटक को रोज़ाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। 3,95,000 कोरोना मामलों पर कर्नाटक के अनुसार उसे 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। न्यूनतम आवश्यकता 1100 मीट्रिक टन है। केंद्र ने इस पर दलील दी कि हमें पहले ही 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने को कहा गया है, यह हमें कहां ले जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम साफ करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज़ाना दिल्ली को देनी ही होगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। तृणमूल कांग्रेस नेता रिजू दत्त ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोलकाता के उल्टाडांगा थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसमें कंगना पर पश्चिम बंगाल में दंगा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। रिजू दत्त ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भी जमा कराए हैं जिनमें कंगना के पोस्ट हैं। पिछले दिनों बंगाल पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट्स की वजह से ही कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अभिनेत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई कथित हिंसा पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, अपने एक ट्वीट में उन्होंने ममता बनर्जी को खून की प्यासी राक्षसी ताड़का बताया था। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान एवं सहायता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया गया है। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण व जीवन रक्षक दवाएं खरीदने में कोई समस्या नहीं है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। जहां तक पाकिस्तान से सहायता हासिल करने का सवाल है, भारत ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक दवाएं खरीद सकती हैं। केंद्र सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगी। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना से लड़ने में भारत की बड़ी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 करोड़ मेडिकल मास्क की सप्लाई की है। इसके अलावा 15 लाख फेस शील्ड भी भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है। UN प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिच ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम लगातार मदद कर रही है। इसके अलावा यूनिसेफ की ओर से भी कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी उपकरणों की सप्लाई भारत को की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बड़ी संख्या में टेस्टिंग मशीनों और किट्स की भी खरीद की है। इसके अलावा एयरपोर्ट थर्मल स्कैनर भी खरीदे गए हैं जो भारत को दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार ने इन 2 राज्यों से आने वालों के लिए 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश एयरलाइंस, ट्रेन, बस, कार, ट्रक या किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों पर लागू होगा। जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन 2 राज्यों से जो लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे वहां इन नियमों का पालन करवाना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।